हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के भागों को, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। बारह शेड्यूल्स हैं और यदि भारतीय संविधान के पार्ट्स की बात की जाए तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, 395 अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट हैं मतलब 22 भाग हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो हमें बताते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो कितना बड़ा है, कितना लेंदी और कितना व्यापक रूप से लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर दिखता है हमें 395, जो कि आर्टिकल्स की संख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है। काफ़ी बड़ा नंबर है। वैसे भारतीय संविधान में संशोधन के थ्रू कई सब आर्टिकल्स भी ऐड किए गए हैं। कई आर्टिकल्स अ, ब, स, क, ख, ग या फिर ए, बी, सी करके ऐड किए गए हैं। अब यदि इन सभी आर्टिकल्स को गिना जाए ना दोस्तों, तो नंबर 395 से भी कहीं अधिक हो जाता है। इन अनुच्छेदों को सुविधाजनक रूप से पढ़ने के लिए, ये सुविधाजनक हर सब्जेक्ट पर हमें अनुच्छेद इजीली संविधान में मिल जाए, हम उसे ढूंढ पाए और अध्ययन कर पाए सारे अनुच्छेदों के बारे में, एक ही सब्जेक्ट के सारे अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, तो क्या किया हमारे संविधानकर्ताओं ने, भारतीय संविधान में भागों का निर्माण किया। अब भागों का निर्माण कर दिया, उसमें विषय डाल दिया और विषय के अंतर्गत ग्रुप में अनुच्छेद डाल दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारतीय संविधान का 5वां भाग देखते हैं तो 5वां भाग हमें यूनियन के बारे में बताता है, संघ के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक ग्रुप बनाकर आर्टिकल्स को यहाँ पर डाल दिया गया है। अब जब भी हमें संघ के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है, संघ के बारे में पढ़ना है, संघ के बारे में उपबंधों को देखना है, तो हम भारतीय संविधान का 5वां भाग ओपन करेंगे, जिसमें विषय होगा द यूनियन और उसके अंतर्गत आने वाले समस्त अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमें यूनियन के बारे में, संघ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या नियम है, क्या विधियाँ हैं, क्या उपबंध बनाए गए हैं संघ के बारे में। तो इसीलिए इस सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए भारतीय संविधान में भागों का निर्माण किया गया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाग क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्रमबद्ध रूप से हर भाग को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इजी है, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सारे पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे बारी बारी से जब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम भागों के विषयों के बारे में जान रहे हैं, उनके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आ रहे हैं, कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद ग्रुप बनाकर डाले गए हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में जब हम भारतीय संविधान को और पढ़ेंगे तो इन्हीं विषयों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो डरने की बात नहीं है कि काफ़ी बड़े हैं, 22 भाग कैसे याद होंगे, ये विषय कैसे याद होंगे, सारा सब कुछ आपको ईजिली याद हो जाएगा। दोस्तों, ये ग्रुप ऐसे बनाए गए हैं, यदि मैक्सिमम साइंस के स्टूडेंट होंगे वे समझ पा रहे होंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि इजीली हमें पता रहे कि ये जो एलिमेंट्स है ये एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वैसे ही उन अनुच्छेदों का ग्रुप बना दिया गया है जो एक ही विषय के बारे में बताते हैं, उसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उन्हें एक पार्ट में अलग कर दिया। ठीक है, ऐसे करके पार्ट का निर्माण किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। आई होप आपको चीज़ें अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं, हम बारी बारी से एक एक पार्ट को पढ़ते हैं।
टेबल बना लेंगे आप, भाग लिख लेंगे यहाँ पे विषय लिख लेंगे और यहाँ पे अनुच्छेद लिख लेंगे। ठीक है, तो भाग 1 की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान का भाग 1 हमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ये बताता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक के आर्टिकल्स डाले गए हैं। 1 से 4 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, मतलब कितने हुए, 4 ही हुए, 4 अनुच्छेद इसमें ऐड किए गए हैं। विषय क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात इसमें भारत की बात की गई है, भारत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल की बात की गई है, साथ ही साथ उसमें जो राज्य बनाए गए हैं उनके बारे में बात की गई है इस भाग में। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 रखा गया है। 5 से 11 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वे नागरिकता के बारे में हमें बताते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि हम किस तरह भारत के नागरिक बने, या फिर कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में हम नागरिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं। भाग 3 हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार वे कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें भारत का नागरिक होने पर प्राप्त होते हैं, इन अधिकारों के बारे में हमें बताता है। आप लोगों को मैं बता दूं, 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। पढ़ेंगे हम विस्तृत रूप से मौलिक अधिकार के बारे में भी। यहाँ पर आर्टिकल डाले गए हैं 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो ये 3 हो गए आपके 3 पार्ट, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता हो गया, तीसरा मौलिक अधिकार हो गया है। 4th नंबर का देख लेते हैं हम। चलिए 4th नंबर का हम ऊपर से पढ़ेंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। 3 पहले देख लीजिए क्या क्या है। 3 पहले पार्ट में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल है 1 से 4 तक। दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में हमें बताता है, इसमें अनुच्छेद डाले गए हैं 5 से 11। तीसरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताता है, यहाँ पे अनुच्छेद डाले गए हैं 12 से 35 जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। भाग 4 में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें जानकारी मिलती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से ये फेमस है और इसे पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके अंदर आने वाले अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वे हमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं, हमें DPSP के बारे में बताते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि राज्य की सरकारें, देश की सरकार किन नीतियों पर काम करने वाली है, किन नीतियों पर कानून बनाने वाली है, किस तरह से काम करने वाली है, ये हमें बताता है। 4 में एक पार्ट ऐड किया गया है, भाग 4 में ही 4A या 4K कुछ भी लिख लीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ 4K लिख रही हूँ, 4A भी लिख सकते हैं, 4A, और उसका नाम दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य नाम दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये मूल कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए है। ठीक है, देश के नागरिकों के क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या करना होगा उन्हें, ये बताता है हमें मूल कर्तव्य। इसके अंतर्गत अनुच्छेद रखा गया है 51A या 51K आप लिख सकते हैं।
मूल कर्तव्य के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद आता है 51 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, ये नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य है उनके बारे में हमें बताता है कि भारत के एक अच्छे नागरिक को क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अब भाग 5 की ओर चलते हैं। तो भाग 5 हमें संघ के बारे में बताता है, संघ के बारे में जानकारी देता है। संघ अर्थात यूनियन के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं 52 से लगाकर 151, अर्थात आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151 तक के जितने आर्टिकल्स हैं वो हमें संघ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, संघ के बारे में हमें बताते हैं। तो ये हो गए आपके 3 और पार्ट्स। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से लगाकर 51 तक के अनुच्छेद इसमें डाले गए हैं। 4 क इसे एक और भाग में डिवाइड किया गया है। 4 क मूल कर्तव्य जो कि 51 क जिसमें अनुच्छेद डाला गया है। 5वां भाग संघ के बारे में बताता है जिसमें 52 से लगाकर 151 तक के आर्टिकल्स डाले गए हैं। दोस्तों 4 का जो ये मूल कर्तव्य हैं, इन्हें भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन जिसे कहा जाता है, संविधान संशोधन 42 नंबर के संविधान संशोधन के थ्रू इसे जोड़ा गया था। तो ये भी लिख लीजिए इसमें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है। तो 42 नंबर के संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, ईयर क्या है? 1976 में ये ऐड किया गया था। 1976 में ये ऐड किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा सारी चीज़ें, सारे अनुच्छेद भी इनके नोट डाउन कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और संघ। अब आगे बढ़ते हैं। पाँच तक हमने पढ़ लिया है। अब भाग 6 की बात करते हैं। तो भाग 6 में स्टेट के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है। हमने संघ की बात देख ली, केंद्र की बात देख ली। अब हम राज्य की बात, यदि राज्य के बारे में हमें पढ़ना है, यदि राज्य के बारे में जानना है तो हम भाग 6 को देखेंगे। इसके अंतर्गत अनुच्छेद डाले गए हैं 152 से 237, 237। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक डाले गए हैं? अनुच्छेद नंबर 152 से अनुच्छेद नंबर 237 तक के जितने अनुच्छेद, जितने आर्टिकल्स हैं वे हमें राज्य के बारे में बताते हैं, हमें स्टेट्स के बारे में नॉलेज देते हैं। 7, तो भाग 7 जो है ये दोस्तों निरसित हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, यह हटा दिया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? संविधान से हटा दिया गया है। वो कौन से संशोधन के थ्रू हटाया है? तो ये 7वें संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इजी है याद करना, 7वां भाग है और 7वें संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया है, कैंसिल किया गया है 7वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1956 में, ये संशोधन है ना, 1956 में हुआ था 7वां संशोधन, जिसके थ्रू 7वें भाग को, संविधान के 7वें भाग को निरसित कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई अनुच्छेद नहीं, नील हो गया यहाँ पे। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है इसके अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर अनुच्छेद आते हैं 239 से 242। ठीक है, अनुच्छेद नंबर संख्या 239 से 242 तक के जितने आर्टिकल्स हैं वे हमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताते हैं। भाग 8 में इन्हें ऐड किया गया है ग्रुप बना के। तो ये हो गए आपके 6, 7 और 8। अब आगे बढ़ते हैं। 242 तक था, ये 239 से 242 तक था।
भाग 9 हमें पंचायतों के बारे में बताता है। ठीक है, पंचायत जो कि अनुसूची 11 में है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और इस भाग को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। तो पंचायतों के बारे में बात करता है 9वां भाग, जो कि कब बनाया गया था, 73 अमेंडमेंट जो हुआ था, संविधान संशोधन उसके थ्रू जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है, तो 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, कब, 1992 में ये ऐड किया गया है पंचायतों को। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 243 से अनुच्छेद 243 के 9 तक। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा इंग्लिश में लिखना है पॉइंट। ठीक है, ABC करके यहाँ पे डिवाइड किया गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 243 है, 243 के सब आर्टिकल्स बनाए गए हैं। तो सब आर्टिकल्स के अंतर्गत ही पंचायतों की बात की गई है, यानी कि ये है एक ही अनुच्छेद 243। तो 243 को डिवाइड करके कैसे कर दिया, क ख ग घ ऐसे बना दिया गया। ठीक है, तो ये ण तक की बात करता है पंचायतें। आगे चलते हैं, ये थोड़ा 9 वाला जो है बड़ा है भाग, इसे समझने की जरूरत भी है। अब भाग 9 को 2 और अन्य भागों में डिवाइड किया गया है। 9A या 9K लिख लीजिए, 9B या 9ख लिख लीजिए। ठीक है, 9K में नगर पालिकाओं की बात की गई है, नगर पालिकाओं। और नगर पालिकाओं को संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 74 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसके थ्रू ऐड किया गया था, आपकी अनुसूची में भी ऐड किया गया था, 12वीं अनुसूची में इन्हें, और साथ ही साथ भाग 9K में इन्हें ऐड किया गया संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो ये भी हुआ था आपका 1992 में। नोट डाउन करेंगे सारी चीज़ें, 1992 में ऐड किया गया था ये भी नगर पालिकाओं को। और इसमें अनुच्छेद आते हैं 243 त से लगा के 243 य का 6। ठीक है, सब आर्टिकल्स के भी सब आर्टिकल्स हैं। इतना लंबा है हमारा संविधान, इस तरह से 395 आर्टिकल्स केवल बोलने में आते हैं, लेकिन यदि सब आर्टिकल्स के भी सब आर्टिकल्स है तो आप सोच सकते हैं कि संविधान कितना बड़ा होगा और कितने सारे आर्टिकल्स होंगे यदि सारे आर्टिकल्स को गिना जाए तो 243 त का 243 य का 6 तक आते हैं आपके अनुच्छेद नगर पालिकाओं के अंतर्गत, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा था 1992 में। 9ख जो कि बात करता है सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 243 य का, अब 6 तक हो गया था तो य का ज से लगाकर 243 य का 9 तक, है ना, 9 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वे सहकारी समिति के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल के सब आर्टिकल बने और सब आर्टिकल्स के भी सब आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो ये पूरा हो गया आपका भाग 9। भाग 9 ही सबसे बड़ा था, इससे 2 भागों में और डिवाइड किया गया था, 9K 9ख। भाग 9 जो है स्पेशली पंचायतों के बारे में बात करता है। 73वां संविधान संशोधन है 1992 में ऐड किया गया था। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 243 अनुच्छेद से 243 तक के। उसके बाद में 9K भाग 9 को डिवाइड किया गया। 9K में नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। 74th संविधान अमेंडमेंट है ये, 1992 में ऐड किया गया था। और इसके अंतर्गत हमें 243 त से लगा के 243 य का 6 तक के अनुच्छेद ऐड किए गए हैं इसमें। 9ख सहकारी समितियों के बारे में बताता है, सहकारी समितियों की बात करता है, जिसके अंतर्गत 243 य का ज और 243 य जो था उसका न तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए गए हैं, उनका ग्रुप बनाया गया है। आई होप आपको पता चल गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए पूरा। अब हम बात करते हैं भाग 10 की।
तो भाग 10 हमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी देता है। यदि हमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, उनके बारे में उपबंधों को देखना है कि संविधान में क्या उपबंध बनाए गए, तो भाग 10 में है ये। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 244 से 244 क। ठीक है, छोटा सा है। 244 से 244 क तक के अनुच्छेद हमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। ये हो गया आपके 10 अनुच्छेद कंप्लीट। 11वां अनुच्छेद देखते हैं हम, 11वां भाग देखते हैं हम, अनुच्छेद नहीं। तो 11वां भाग हमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों को बताता है। इसके अंतर्गत हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को पढ़ेंगे। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों को बताता है, उनकी शक्तियों के बंटवारे को बताता है। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। ठीक है, आर्टिकल नंबर 245 से आर्टिकल नंबर 263 तक के जितने आर्टिकल हैं वे सारे हमें भाग 11 में मिलेंगे, जो कि हमें संघ एवं राज्य के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब हमारे देश, हमारे राज्यों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फाइनेंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो स्वीट्स हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज दिया गया है 12वें भाग में। ठीक है, हमारे देश के बारे में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वादों के बारे में बताया गया है और इनके अनुच्छेद आते हैं, इनमें आता है 12वें में अनुच्छेद संख्या 264 से 300 क तक के जितने अनुच्छेद हैं वे सारे आर्टिकल्स भाग 22 के अंतर्गत आते हैं। कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल नंबर 264 से आर्टिकल नंबर 300 का क तक के जितने आर्टिकल्स हैं वे हमारे भाग 12 में आते हैं, जो कि हमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद के बारे में बताते हैं। ये 12वां भाग हो गया। अब भाग 13 की ओर चलते हैं। भाग 13 हमें भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर होने वाले व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताता है। ठीक है, जो हमारे भारत देश के अंदर जो राज्यों में व्यापार वाणिज्य होते हैं, जो समागम होते हैं, है ना, जो मीटिंग्स होती हैं, उनके बारे में हमें भाग 13 में जानकारी मिलती है। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर होने वाले व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में हमें जानकारी मिलेगी भाग 13 में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद आएंगे 301 अनुच्छेद से लगाकर 307 तक के। ठीक है, अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 301 301 से लगाकर 307 307 तक के आर्टिकल हमें भाग 13 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। भाग 14 भारत एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके अंतर्गत दोस्तों इजी लैंग्वेज में आपको याद भी रहेगा, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो होती हैं वे सारी आएंगे। ठीक है,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी जॉब्स हैं, जितनी सेवाएं हैं उनके अधीन, ये हमें भाग 14 में उनके बारे में पढ़ने को मिलते हैं। उनके नियम, कानून, उपबंधों के बारे में यदि हमें जानना है, विधियों के बारे में जानना है, तो हमें भाग 14 को देखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत हमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये हमें बताएगा। भाग 14 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पता भी होना चाहिए, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद होंगे दोस्तों, अनुच्छेद 308 से लगाकर अनुच्छेद 323, ठीक है। अनुच्छेद 308 से लगाकर अनुच्छेद 323 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वे हमें भारत एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों 14 जो ये पार्ट है, इसे एक और सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। 14 क लिख देती हूँ मैं, 14 ए भी लिख सकते हैं आप, जिसे कहते हैं अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, अधिकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 323, एक सेकंड देखते हैं थोड़ा सा, 23 क और 323 ख, ठीक है। ये अनुच्छेद हमें अधिकरण के बारे में बताता है। अधिकरण क्या है? तो दोस्तों जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो न्यायालय वगैरह हैं उन पर काफ़ी बर्डन है। आप लोग जानते ही हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है, कई केसेस आते हैं, कई बर्डन से उनके ऊपर। तो उन केसेस को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था का निर्माण किया गया है, जिन्हें अधिकरण कहा गया है, ट्रिब्यूनल कहा गया है। यहाँ पर जो वाद आते हैं, जो केसेस आते हैं, उन्हें तुरंत उनका हल किया जाता है अधिकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है अधिकरण, ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। 323 क से 323 ख तक के जितने अनुच्छेद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। भाग 15, भाग 15 में हमें निर्वाचन अर्थात चुनाव, इलेक्शन जो होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क तक, ठीक है। भाग 15 इलेक्शन के बारे में बताता है, निर्वाचन के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 क तक के अनुच्छेद आते हैं। हम पढ़ेंगे निर्वाचन को व्यापक रूप से, सारे भागों को पढ़ने वाले हैं। भाग 15 हो गया। भाग 16 की बात करते हैं हम। भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस के बारे में विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है, के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है। क्या क्या विशेष नियम बनाए गए इनके बारे में, इन्हें मुख्य धारा के साथ में जोड़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा के साथ में जोड़ने के लिए क्या क्या उपबंध बनाए गए हैं, वो भाग 16 में बताए गए हैं। भाग 16 को जब हम खोलेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हमें मिलेंगे अनुच्छेद 330 से 342 तक के, ठीक है। 330 से अनुच्छेद 342 तक के जितने आर्टिकल्स हैं वे हमें SC ST OBC AI अर्थात आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस के बारे में विशेष उपबंधों की जानकारी देते हैं। अब भाग 17 में आपकी आ जाएगी राजभाषा, लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। राजभाषा
हिंदी हमारी राजभाषा है और अन्य जो राजभाषाएं जो अनुसूची 8 में हमने पढ़ी थी उनके बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले जो आर्टिकल्स हैं वे है आर्टिकल नंबर 243 से 351 तक के, सॉरी 200 नहीं 343, आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक के जितने आर्टिकल हैं वे राजभाषा के बारे में हमें बताते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 18 नंबर का। तो भाग जो 18 है वो आपात उपबंध की बात करता है। आपात उपबंध जिसमें राष्ट्रपति कानून, राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं उसे आपात उपबंध कहते हैं। जैसे यदि वित्त की समस्या आ गई हमारे देश में या फिर कोई भी अनवांटेड महामारी आ गई, बीमारी आ गई या फिर देश समाप्त होने वाला है, देश में ऐसी स्थिति बन गई या युद्ध की स्थिति बन गई है तो उस दौरान आपात उपबंध लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो उसके बारे में भाग 18 में हमें पढ़ने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद रखे गए हैं 352 से 360 तक। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 352 से लगाकर 360 तक के जितने आर्टिकल्स आते हैं वे हमें आपात उपबंध के बारे में बताते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण के अंतर्गत मिससेलेनियस है। इसमें कई उपबंध बनाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में, उनके अधिकार, उनके कार्यों के बारे में, उनके कार्यालय की, उनके कार्य की क्या क्या शक्तियां हैं, है ना, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया कि राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेता है तो हम उन्हें न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, ऐसे ही राज्यपाल के बारे में भी नियम कानून बनाए गए। तो इस तरह के उपबंधों के बारे में प्रकीर्ण में बताया गया है, मिससेलेनियस में बताया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद आपको मिलेंगे अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367। ठीक है, अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक हमें प्रकीर्ण के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि 19वें भाग में है। 20 दोस्तों, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अनुच्छेद इतने सारे हैं, ये कैसे याद होंगे या यहाँ से यहाँ तक का अनुच्छेद, इसके बारे में जैसे जैसे हम विस्तृत रूप से इन्हें पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आप मुख्य रूप से भागों को देखिए, भागों के विषयों को देखिए कि किस भाग के अंतर्गत कौन सा विषय आ रहा है। वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, यदि आप पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि याद नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि याद नहीं हो रहा, काफ़ी टफ है ये। हम जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते जाएंगे हमें अनुच्छेद याद होते जाएंगे। और ज़रूरी भी है, जब यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपात उपबंध के बारे में और अनुच्छेद दे दिए जाते हैं तो दोस्तों यदि उनमें से यदि हमें यहाँ से कोई सा अनुच्छेद याद नहीं हुआ है ना, याद नहीं है, और बस केवल हमें इतना पता है कि 352 से 360 के अंतर्गत आपात उपबंध की बात की गई है, तो यदि ऑप्शन में 200 नंबर का 240 आ गया या फिर आ गया आपका 140 आ गया या 144 आ गया और एक आ गया 352, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यार आपात उपबंध के बारे में पूछा गया है तो उसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक के अनुच्छेद आते हैं, तो हो सकता है ये आंसर हो और आपका आंसर राइट लगेगा। इस तरह की समझदारी दिखानी पड़ती है हमें जब हम एग्जाम में एमसीक्यू हल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एज इट इज़ क्वेश्चन बता दिया यहाँ पे वो का वो क्वेश्चन आ जाएगा, हमें समझदारी से वहाँ पे टिक करना पड़ता है। हम जितना हमने पढ़ा है, जितना अच्छे से हमने पढ़ा है, यदि हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से हम वहाँ पे मार्क कर कर आएंगे। इसीलिए विस्तृत रूप से पढ़ना जरूरी है, समझकर पढ़ना जरूरी है। भाग 20, भाग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनकी बात की गई है, संविधान संशोधन की। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है 368 नंबर का अनुच्छेद हमें संविधान संशोधन के बारे में बताता है। केवल एक ही अनुच्छेद है, एक ही आर्टिकल है संविधान संशोधन के बारे में। भाग 21 को देखेंगे अब हम। भाग 21 जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन
विशेष उपबंधों के बारे में बताता है। विशेष उपबंध, ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के बारे में जानकारी देता है। इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद होंगे 369 से लगाकर 392 तक के। 369 से लगाकर 392 तक के आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों, अर्थात ट्रांजिशनल जितने भी विशेष उपबंध बनाए गए हैं वे सारे आ जाएंगे इसमें, अस्थायी रूप से जो बनाए गए हैं, ठीक है। और लास्ट भाग पढ़ लेते हैं, भाग 22। भाग 22 जो कि हमें संक्षिप्त नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम है ना, यहाँ पे संविधान की बात हो रही है, भारतीय संविधान की, इसलिए भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत ऑथोराइज्ड जो पार्ट, मतलब हिंदी में भी इसे पढ़ा जा सकता है संसद वगैरह में, उसका ऑथोराइज्ड मिला हुआ है, वो प्राधिकृत किया गया। तो हिंदी में प्राधिकृत पार्ट, हिंदी में अनुवाद होगा इसका, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन, ठीक है। एक एक चीज को समझते हैं हम। निरसन दिया गया है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद रखेंगे 392 से लगाकर 395 तक के, ठीक है। 392 से लगाकर आर्टिकल नंबर 395 तक के जितने आर्टिकल्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं। संक्षिप्त नाम अर्थात भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम, कब ये प्रारंभ हुआ था, कब ये इनैक्ट हुआ था, उसकी डेट, हिंदी में प्राधिकृत पाठ अर्थात इसे ऑथोराइज्ड किया गया है कि आप हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। निरसन अर्थात इसके अंतर्गत, निरसन के अंतर्गत क्या आता है कि कोई कानून बना दिया गया है, कोई विधि या उपबंध बना दिया गया है तो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, उस कानून को हटाया भी जा सकता है, किसके थ्रू, निरसन के थ्रू, जो कि भाग 22 में है। अनुच्छेद इसमें 392 से 395 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे 22 भाग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। होता क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम बार मैंने देखा है केवल भाग दिए हुए होते हैं, विषय दिए हुए होते हैं, अनुच्छेद बता दिए जाते हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन उन्हें समझाया नहीं जाता कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती, तो चीज़ें हमें याद नहीं होती, चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे एक निरसन वर्ड है। अब निरसन, मैक्सिमम लोगों को यदि निरसन के बारे में नहीं पता है तो वे रट लेंगे और कहीं ना कहीं जाके आगे जाके ये चीज़ें भूल भी जाएंगे, तो समझ कर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, यदि आपकी स्टडी में इसने वैल्यू ऐड की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।